Good morning, class. Today we will learn about the diagnosis test. What is diagnosis? The process of determining the causes of educational difficulties is known as educational diagnosis. निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनके द्वारा छात्रों को किसी पाठ्य वस्तु की किसी भी इकाई में सीखने में आने वाली बाधाओं या कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। What is the importance of diagnosis? Because for knowing the attainment rate of the students in every subjects, छात्रों के विभिन्न विषयों में उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है। ये हम सभी जानते हैं कि हम अपने कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर शिक्षण के द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के अधिगम या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं और उसके द्वारा छात्रों ने कितना सीखा ये जानने का प्रयत्न करते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हम ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या सीखने में कहाँ पर परेशानी हो रही है और ये जानने का काम करने के लिए हमें निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है। Major aspects of diagnosis in teaching are identification of factors that may be interfering with the optimum growth of the individual. रॉस ने 5 लेवल्स बताए थे कि वो कौन से 5 लेवल्स हैं जिसकी वजह से डायग्नोस करना चाहिए कि हु आर द पीपल हैविंग द प्रॉब्लम, कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनको की समस्या है सीखने में, एंड वेयर आर द एरर्स लोकेटेड, कहाँ पर वो समस्या हो रही है, व्हाई डिड द एरर ऑकर, क्यों हो रही है, व्हाट रेमेडीज आर सजेस्टेड, क्या उपचार इनके लिए किए जाने चाहिए, एंड हाउ कैन द एरर्स बी प्रिवेंटेड, और किस तरह से इनकी रोकथाम हो सके कि किस प्रकार ये एरर्स ना हो। तो इस प्रकार से निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण हैं जो किन्हीं छात्रों या छात्रों के समूहों को किसी भी कंटेंट या विषय वस्तु के किसी भी पर्टिकुलर यूनिट या विशिष्ट इकाई के सीखने में जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। और इन कमियों को केवल यही नहीं बताता कि क्या कमियां हैं, बल्कि उनको दूर करने के लिए रेमेडियल सजेशंस भी प्रोवाइड करता है, उपचारात्मक सुझाव भी देता है। जो निदानात्मक परीक्षण है और जो उपलब्धि परीक्षण है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं? एक्चुअली निदानात्मक परीक्षण ये बताते हैं कि छात्र सीखने में कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों गलती कर रहे हैं, कहाँ और क्यों, इसका जवाब देता है। और उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट क्या बताते हैं कि छात्रों ने क्या सीखा, कितना सीखा, इसका पता लगाते हैं। इस प्रकार से अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, इनका मेन डिफरेंस ये होता है कि जहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ एरर कर रहे हैं और क्यों एरर कर रहे हैं, व्हाई दे आर डूइंग द एरर्स एंड वेयर दे आर डूइंग द एरर्स, जबकि अचीवमेंट टेस्ट बताते हैं कि कहाँ तक सीखा, किस एक्सटेंट तक उन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, यूनिट को उन्होंने सीखा। फिर उपलब्धि परीक्षण में जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं उनको स्कोर करते हैं और उस स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स के लर्निंग के लेवल को डिसाइड करते हैं। जबकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें कोई स्कोर्स नहीं दिए जाते, बल्कि ये देखा जाता है कि कहाँ पर त्रुटियां हो रही हैं, कौन सी त्रुटियां हो रही हैं। एक्चुअली दीज आर
for the feedback of the teacher to know where the students are doing the errors and why they are doing the errors. इस प्रकार जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं यानी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, वो पूरे करिकुलम या पूरा सिलेबस जो होता है या जितना भी पर्टिकुलर यूनिट के लिए हम डिसाइड करते हैं, अगर यूनिट टेस्ट है तो यूनिट के लिए डिसाइड करते हैं, अगर वो फाइनल एग्जाम्स है जैसे हमने बताया समेटिव एग्जाम्स है, समेटिव असेसमेंट्स के लिए है, तो पूरे जितना भी कोर्स होता है उस कोर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। सारा अचीवमेंट टेस्ट जो बनेगा उसके सारे क्वेश्चंस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बनते हैं। लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें पर्टिकुलर उसी पार्ट पर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं या उसी पार्ट पे परीक्षण बनाया जाता है जहां पर स्टूडेंट्स एरर करते हैं। तो इसके लिए क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, दोनों के उद्देश्य डिफरेंट होते हैं। जहाँ अचीवमेंट टेस्ट का उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा ये पता लगाना है कि कहाँ तक सीखा उन्होंने, और जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों गलती कर रहे हैं। तो इसलिए ये पर्टिकुलर उस एरिया पर जो है वो फोकस करता है। अब इससे क्या पता लगा कि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उनका एरिया ब्रॉड होता है, और जबकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनका नैरो होता है, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया वेयर द स्टूडेंट्स आर डूइंग द एरर्स। इज इट क्लियर? ओके, फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट? क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं? अभी जैसे हमने बताया कि इनके उद्देश्य होते हैं कि छात्र गलती कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फिर ये जो परीक्षण होते हैं ये केवल उसी पक्ष पर आधारित होते हैं जहाँ पर छात्र त्रुटि करते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर नहीं होते। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ये टीचर मेड भी हो सकते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड भी हो सकते हैं, मतलब मानकीकृत भी हो सकते हैं और शिक्षक निर्मित भी हो सकते हैं। इन परीक्षणों का जो निर्माण करते हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप होता है कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, कि छात्रों की किस प्रकार की गलतियों को जानने के लिए ये परीक्षण किए जा रहे हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनका उद्देश्य या उनका उपयोग बालकों की या स्टूडेंट्स की योग्यता पता लगाने के लिए नहीं होता या पोटेंशियल्स बताने के लिए नहीं होता, वरन उनके जो वीकनेस है उनको जानने के लिए होता है। इन परीक्षणों के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही इनके टाइम लिमिट्स डिसाइड किए जाते हैं। ये परीक्षण एनालिटिक टाइप के होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं। इन परीक्षणों के जो रिजल्ट्स होते हैं उनके विश्लेषण के द्वारा जो रेमेडियल सजेशंस होते हैं वो पता लगाए जाते हैं। ये परीक्षण में जो स्कोर्स होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि स्कोर्स का कोई मतलब नहीं है, बल्कि जहाँ छात्र गलती करे उसको पहचान कर और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए कि ये गलती ना करे, ये उद्देश्य होता है इसका। इसलिए इनके स्कोर्स का कोई भी मीनिंग नहीं होता। ये स्टूडेंट्स की एक मेंटल स्टेटस को भी डिफाइन करते हैं। इसके साथ ही साथ इनके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के द्वारा हम स्टूडेंट्स के जो प्रोग्रेस होते हैं उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि इस छात्र ने इसके पहले ऐसा किया था, इतनी गलती कर रहा था, अब आगे इसको इस प्रकार के रेमेडियल्स दिए तो इस प्रकार से अब इसकी गलतियां कहाँ कहाँ कितनी कम हुई, इस प्रकार से मॉनिटर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोफेसर रमन के अनुसार इनका उद्देश्य होता है कि छात्रों को जो भी सीखने में कठिनाइयां आ रही हैं उनका निवारण किया जा सके। जो किसी विशिष्ट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट अगर पिछड़ जाते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना, जानना और उनके लिए उपचारात्मक सुझाव देना इनका उद्देश्य होता है। कभी कभी जो लैंग्वेजेस होते हैं उन लैंग्वेजेस में भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स छात्रों को होती हैं समझने में। कभी कभी
प्रोनाउंसिएशंस में, कभी कभी उनकी मात्राओं में, वर्तनी में, इस प्रकार से और भी अन्य प्रकार की। तो उन पर्टिकुलर कमियों का पता लगाना। जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, उस वजह से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सीखने में परेशानी महसूस करते हैं। तो उसका उससे शिक्षण प्रक्रिया है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरे बैरियर्स होते हैं क्लासरूम में सीखने में, जो भी बैरियर्स होते हैं उनका भी पता लग सकता है इसमें, और उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम, कभी कभी करिकुलम ऐसा होता है कि इंटरेस्टिंग नहीं होता या फिर उपयोगी नहीं होता, छात्रों को लगता है इसको सीखने में कोई फायदा नहीं है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और इस प्रकार उनका सीखना नहीं होता है। तो इस प्रकार उसमें भी हम पाठ्यक्रम को उपयोगी बना सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को भी हम अप टू द मार्क बना सकते हैं, और इस प्रकार से छात्रों की कठिनाइयों को दूर करके और उनके लिए आवश्यक रेमेडियल सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्या प्रोसेस होती है, डायग्नोसिस की प्रोसेस क्या होती है? डायग्नोसिस के प्रोसेस के भी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इसके स्टेप को हम बोल सकते हैं SAAP, सैप। सैप मीन्स क्या? फर्स्ट एस मीन्स, फर्स्ट जो इसकी सीढ़ी है, सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी एक विषय में कमजोर हैं या किसी अधिक विषय में कमजोर हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो स्टूडेंट्स किस प्रकार के एबनॉर्मल बिहेवियर्स कर रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर्स विच आर अदर देन नॉर्मल। फिर उसके बाद उनको उनका डायग्नोसिस करने के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट का यूज कर सकते हैं जानने के लिए टीचर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं या फिर उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, या फिर हम विभिन्न प्रकार से स्टूडेंट से इंटरव्यू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा होता है आइडेंटिफाइंग डिफिकल्ट पॉइंट, एरिया ऑफ डिफिकल्टी। इसको कहते हैं एरिया ऑफ डिफिकल्टी। कि इसमें ये पता लगाते, जब ये पता लग जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, इसका पता लग जाता है, तब सेकंड स्टेप होता है कि वो स्टूडेंट्स को किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है। इसके लिए भी हम विभिन्न प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट या इनका यूज कर सकते हैं, या टीचर्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनकी उनके एक्सपीरियंसेस, उनके छात्रों के साथ इंटरेक्शंस जो हैं उसके आधार पर या ऑब्जर्वेशन से उनका हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है एनालिसिस ऑफ कॉजेज। फिर हम ये देखते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया में छात्रों को प्रॉब्लम है उसके कारण क्या है, उनका विश्लेषण करते हैं। इन कारणों को जानने के लिए जब हम पता लगाते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर एरिया में बार बार छात्र इस प्रकार की गलती कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, जब उन कारणों का पता लग जाता है तब फिर हम लास्ट होता है प्रिवेंशन मेजर्स। हम उनके रोकथाम के लिए या उनके रेमेडियल के लिए सजेशंस देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि क्या उपाय किए जाए ताकि छात्रों की इन कठिनाइयों का निवारण हो सके। उसमें जिस प्रकार के कारण होते हैं उन्हीं कारणों के आधार पर रोकथाम के उपाय होते हैं। तो इस प्रकार जो प्रोसेस होती है डायग्नोसिस की, ये 4 स्टेप्स में पूरी होती है। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फिर एरिया ऑफ डिफिकल्टी, देन एनालिसिस ऑफ कॉजेस, और उसके बाद प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंटिव सजेशंस। फिर जो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इस प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट के कंस्ट्रक्शन कैसे किए जाते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे पहले उनका पता लगाया जाता है, और उन आधार पर ही उन्हीं क्षेत्रों के उन्हीं कारणों को जानते हुए उसी प्रकार से परीक्षण बनाए जाते हैं। जैसे अ, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे तीनों प्रकार के डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कोग्निटिव डोमेन। तो हम ऐसे इनसे संबंधित जो व्यवहार है
तो स्टूडेंट्स इनमें से कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो छात्रों को सीखने में परेशानी हो रही है, उसकी हम लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद छात्र जिनको सीख नहीं पाते उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद हम ये हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इनको सीखने में छात्रों को प्रॉब्लम है। और उसके आधार पर हम परीक्षण के प्रश्न, आइटम बोलते हैं जिनको, प्रश्नों को, उन प्रश्नों की रचना करते, कंस्ट्रक्ट करते हैं। आइटम कंस्ट्रक्शन या आइटम तैयार किए जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स। इसके बाद में टीचर उन प्रश्नों की रचना करने के बाद में उनको स्टूडेंट्स पर एडमिनिस्टर करता है, और फिर उसके बाद देखा जाता है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाएं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने सबसे पहले ये पहचाना अपनी क्लास में कि कुछ बच्चे हैं जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कुछ एरियाज में हो रही है, तो उन बच्चों को पहचान करने के बाद आपने ऐसे उनको स्पेलिंग से रिलेटेड ही कुछ पर्टिकुलर टास्क ऐसे दिए, और उसके संबंध में पहले जो उनके कंसर्न टीचर्स थे उनके ऑब्जर्वेशंस लिए, उनके एक्सपीरियंसेस लिए, मतलब उनसे पता किया कि किस प्रकार से इन बच्चों का परफॉर्मेंसेस है। फिर उसके बाद में छात्रों के को उस प्रकार से स्पेलिंग्स से रिलेटेड कुछ ऐसे टेस्ट बनाकर दिए, और उनके ऊपर छात्रों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया उसका एनालिसिस करके उस पर्टिकुलर चीज़ों को देखा कि किस प्रकार की चीज़ों में ये स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, अ, और उनको पहचान कर फिर उनके लिए वैसे ही रेमेडियल सजेशंस देते हैं या रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं, और फिर उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट लेकर देखते हैं कि इन्होंने कितना सीखा। और प्रोफेसर रमन बिहारी ने भी कहा है कि निदानात्मक परीक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि वो उपचारात्मक शिक्षण का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। इसका मतलब है कि जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो हमको निश्चित रूप से ये जरूर बताएं कि इसके लिए हम क्या रेमेडियल सजेशंस हो हमारे, कि क्या हम रेमेडियल टीचिंग करें स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी ये कमियां या ये कठिनाइयां या ये बैरियर्स दूर हो सकें। तो इस प्रकार निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं उनके प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जो जो कारण समझ में आते हैं सही, उनको दूर करने के लिए ही उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग की जाती है। और रेमेडियल टीचिंग तभी सही पॉसिबल हो पाती जिस प्रकार एक डॉक्टर अगर सही डायग्नोसिस करता है तो सही ट्रीटमेंट कर पाता है, इसी प्रकार उसी प्रकार सेम प्रकार से ही अगर टीचर स्टूडेंट्स की कठिनाइयों का सही सही डायग्नोसिस कर पाता है तभी वो उनको सही रेमेडियल टीचिंग्स प्रोवाइड कर पाता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप बताइए।